भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। दोस्तों, प्रत्येक शनिवार की तरह आज हम शाम 7 बजे से फिर से एक लाइव संवाद करेंगे। मैं आपके बीच फिर से लाइव जुड़ा हूं। इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे पीएलआई स्कीम पर। मोदी जी द्वारा पीएलआई स्कीम अर्थात प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लागू की गई है, जिससे देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक क्रांति आने वाले वर्षों में देखने को मिलेगी। और इस क्रांति का आगाज पिछले 1 सालों से ऑलरेडी देखा जा रहा है। इसके संदर्भ में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। मोदी जी के पीएलआई स्कीम के बारे में मैं चर्चा करूं, इससे पहले मैं आपके सामने साउथ कोरिया का एक डेवलपमेंट मॉडल को रखना चाहूंगा। दोस्तों, जब मैं आईएएस में काम करता था, आईएएस में था, तब भारत के प्रशासनिक व्यवस्था से, भारत के प्रशासनिक चुनौतियों से काफी हद तक समानांतर व्यवस्था, उसी तरह से मिलती जुलती व्यवस्था साउथ कोरिया में देखी जाती है। क्योंकि भारत 1947 में आजाद हुआ था, साउथ कोरिया 1948 में आजाद हुआ। भारत में भी आजादी के समय देश के सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, भारत के सामाजिक आर्थिक सूचकांक बहुत कमजोर थे। इसी तरह से साउथ कोरिया में भी 1948 में जब वो आजाद हुआ तो वहां के भी सामाजिक आर्थिक सूचकांक बहुत ही कमजोर थे, बल्कि भारत से भी बदतर थे। दोस्तों, हम सामान्यतः भारत के संदर्भ में जब भी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कहा जाता है कि भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है, लेकिन साउथ कोरिया में इस मामले में भी बड़ी सिमिलरिटी है कि भारत के जनसंख्या घनत्व से भी ज्यादा साउथ कोरिया का जनसंख्या घनत्व है। भारत के इस तरह की सिमिलरिटी के बावजूद हम 1947 में आजाद हुए और साउथ कोरिया 1948 में आजाद हुआ। इस तरह की सिमिलरिटी वहां पे है। इसलिए आईएएस में जब हम जॉब करते थे, जब मैं जॉब करता था, तो वहां के डेवलपमेंट स्टडी के लिए मुझे साउथ कोरिया भेजा गया था और मैं वहां पे केडीआई, कोरियन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स में पूरी स्टडी करके जो एक बहुत वहां के एक रिवोल्यूशनरी एस्पेक्ट, एक क्रांतिकारी एस्पेक्ट को देख करके मैं आया था। उसके बारे में आप लोगों को जिक्र करना चाहूंगा। दोस्तों, वहां जब 1948 में साउथ कोरिया आजाद हुआ और उसके सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, सामाजिक आर्थिक सूचकांक, जैसे मैं शिक्षा की बात करूं या वहां के आईएमआर की, एमएमआर की बात करूं, इन सभी पैमाने पर साउथ कोरिया की स्थिति बहुत ही खराब थी। लेकिन वहां के प्रेसिडेंट जो हुआ, उन्होंने 1959 में यूनिवर्सल एजुकेशन का नारा दिया और पूरे देश को शिक्षित और प्रशिक्षित, एजुकेटेड और स्किल्ड, न केवल शिक्षा दिया गया बल्कि उनको स्किल्स में इक्विप्ड किया गया, उनको क्षमतावान बनाया गया ताकि कई तरह के अच्छे कार्यों कर सके। यह एक मिशन के रूप में 5 सालों के भीतर 1959 में चालू करके 1964 में किया गया और इसे यूनिवर्सल एजुकेशन मिशन का उन्होंने नाम दिया था। और इन 5 सालों में पूरे साउथ कोरियन पॉपुलेशन को उन्होंने एजुकेटेड और स्किल्ड बनाया, उन्होंने वोकेशनल स्किल में भी ट्रेन किया। और इसके आधार पर जो मैन पावर तैयार हुआ, उसके आधार पर वहां के प्रेसिडेंट पार्क ने 1970 के दशक में, 1960 से भी स्टार्ट हो गया था, लेकिन मेनली 1970 के दशक में बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी की और ये जो मैन पावर एजुकेटेड और स्किल्ड बना था उसको उसमें इंगेज किया। और जो कंपनियां उन्होंने खड़ी की जो अलग अलग सेक्टर में काम करती थी, लेकिन उन्होंने उनको फोर्स किया कि आप दुनिया में निर्यात आधारित आप काम करें, दुनिया के निर्यात बाजार में हमको छा जाना है, दुनिया के वैल्यू चेन सिस्टम का हमको बड़ी मजबूती के साथ हिस्सा बनना है। इस विजन के साथ प्रेसिडेंट पार्क ने काम चालू किया और एक्सपोर्ट पर फोकस कामों को प्रारंभ किया। और ये ऐसे काम थे जिससे बहुत वैल्यू क्रिएट होती थी। और जब इस तरह के वैल्यू प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाने लगा तो बड़े पैमाने पर रेवेन्यू साउथ कोरिया को प्राप्त होने लगा। और दोस्तों, आज हम सब के घरों में एलजी की टीवी होती है, एलजी की फ्रिज होती है। ये साउथ कोरिया में प्रेसिडेंट पार्क के उसी समय की सोच का परिणाम है। आज हम सब के हाथों में सैमसंग के फोन होते हैं, ये भी उसी सोच का परिणाम है। आज दुनिया में हुंडई की कारें बिकती हैं, ये भी पार्क प्रेसिडेंट जो साउथ कोरिया का था उसके विजन का परिणाम है। ये जो विजन के साथ पार्क ने काम किया, उसके कारण देखते ही देखते 10 से 1 साल के अंदर साउथ कोरिया एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में परिवर्तित हो गया। और आज की स्थिति में हम पश्चिमी देशों से, अमेरिका से या यूरोप से किसी भी पैमाने पर साउथ कोरिया की अगर हम तुलना करें तो साउथ कोरिया बहुत आगे दिखाई देता है।
दोस्तों, आज हम प्रेसिडेंट पार्क की बात 2020 में कर रहे हैं, जो आज से करीब 40-50 साल पहले वो जिस तरह के काम किए। दोस्तों, भारत में भी मोदी जी के द्वारा PLI स्कीम के माध्यम से दुनिया के वैल्यू सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए, एक वैल्यू चेन का हिस्सा बनने के लिए मोदी जी के द्वारा इसी तरह क्रांतिकारी कदम अभी उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, मैं PLI स्कीम अर्थात प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में यही बोलना चाहूंगा कि मोदी जी ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के डायरेक्शन में बड़े ऐतिहासिक कदम लिए हैं, बड़े ऐतिहासिक स्टेप लिए हैं। और जिस तरह से हम प्रेसिडेंट पार्क को आज याद कर रहे हैं, उसी तरह से मैं मानता हूं, और आप मेरी बात को याद रखिएगा, कि आने वाले वर्षों में, आने वाले दशकों में मोदी जी के इन प्रयासों का ऐतिहासिक रूप से भविष्य में एक इतिहास के महत्वपूर्ण कदमों के रूप में मूल्यांकन किया जाएगा। दोस्तों, आज भारत को वैल्यू चेन सिस्टम का हिस्सा बनाने के लिए मोदी जी ने अलग अलग सेक्टर्स में, 13 सेक्टर्स में, 13 सेक्टर में, 13 क्षेत्रों में PLI स्कीम लॉन्च किया है। PLI स्कीम क्या है कि हम किसी क्षेत्र विशेष में भारत के अंदर जो भी निर्माण होता है उसमें एक्स्ट्रा इंसेंटिव मोदी जी की सरकार दे रही है। इसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम कहा जाता है। इसके पहले मोदी जी ने मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, इस तरह के कॉन्सेप्ट ला करके बहुत बड़े बड़े काम किए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बोलता हूं कि एलईडी हम लोगों के घरों में बनती है, एलईडी की फ्लैट टीवीज जो बनती हैं, उनमें सब के सब पहले चाइना से बन के आते थे। मोबाइल पूरी तरह से मेड इन चाइना आता था। तो इस तरह के चीजों को, चाहे एप्पल का भी फोन आता था, एप्पल अमेरिका की कंपनी है, लेकिन वो अभी मेड इन चाइना एप्पल आता था। तो इस तरह की जो भी स्थिति भारत देश में निर्मित थी, उसको मोदी जी ने बदलने का प्रण लिया और इसके लिए मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट लाए, उसके तहत जो फिनिश प्रोडक्ट, जो बना बनाया सामान जो भारत में आता था, उस पर टैक्स घटाने का काम मोदी जी ने किया। और उसके लिए जो कंपोनेंट्स की जरूरत होती थी, उस कंपोनेंट्स को जो भारत में लाया जाता था, उस पर टैक्स को घटाने का काम किया। जो कंपोनेंट्स थे उनमें टैक्स घटाए गए और जो फिनिश प्रोडक्ट थे, बने बनाए सामान थे, उनमें टैक्स बढ़ाए गए, जिसके कारण भारत में निर्माण करके उसी चीज को बेचना सस्ता हुआ और भारत में मैन्युफैक्चरिंग को पॉलिसीगत ढंग से, नीतिगत निर्णयों के माध्यम से प्रमोट करने का काम, प्रोत्साहित करने का काम किया गया। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए, एक स्टेप आगे बढ़ते हुए, पिछले वर्ष जब कोरोना की महामारी चल रही थी, उसी बीच में जब पूरी दुनिया के सामने चीन का एक बैड इमेज, एक नेगेटिव सेंटीमेंट चीन के प्रति जब पैदा हो रहा था, तो मोदी जी ने भारत देश को 21वीं सदी की एक लंबी छलांग लगवाने की दृष्टिकोण से एक बड़ा ऐतिहासिक और विजनरी फैसला लिया और उन्होंने आपदा में भी भारत देश को आगे बढ़ाने का एक अवसर खोजते हुए PLI स्कीम को 13 सेक्टर्स में लॉन्च किया है, जिसके तहत जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, इस सेक्टर में भी PLI लाई गई। इसमें जो PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाया गया है, उसके अनुसार मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कोई नई यूनिट अगर कोई उद्यमी लगाता है और नए इन्वेस्टमेंट करता है, नए लोगों को रोजगार देता है, तो उसको ऑन एवरेज, एक सामान्य रूप से औसतन 5% अतिरिक्त पैसा भारत सरकार इंसेंटिव के आधार पर, इंसेंटिव के रूप में प्रदान करने जा रही है। इसके कारण से आपने देखा होगा कि एप्पल के फोन भी भारत में बनने चालू हो गए हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए नोएडा में, देहरादून में या साउथ के कई राज्यों में बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट लग रहे हैं। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट सामने आ रहा है। दोस्तों, इस संदर्भ में मैं हमारे छत्तीसगढ़ का भी जिक्र करना चाहूंगा कि मंत्रालय के लिए जो हमारा रास्ता है नया रायपुर में, जिसे हम एकात्म पथ के रूप में जानते हैं, उसके सामने की जो जमीन है उसे एक EMC सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के रूप में डिफाइन किया गया था पिछली सरकार के द्वारा। और नया रायपुर में एकात्म पथ के सामने की जमीन को EMC के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए आवंटित किया गया है। उस जमीन पर नया कोई इन्वेस्टमेंट करने का कोई विजन हमारी छत्तीसगढ़ सरकार नहीं दिखा रही है, जबकि पूरे भारत में PLI स्कीम को मोदी जी ने लागू किया है। और उसके आधार पे अगर सही ढंग से छत्तीसगढ़ सरकार भी काम करे तो वहां हमारे युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के डायरेक्शन में बहुत अच्छे रोजगार,
अच्छे सैलरी वाले रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं और छत्तीसगढ़ का नया रायपुर भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के हब के रूप में विकसित हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसी तरह से अब मैं फिर से मोदी जी की बात पर आऊंगा। 13 सेक्टर पे पीएलआई स्कीम लाई गई है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल का सेक्टर है, फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर है, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स का सेक्टर है, ऑटोमोबाइल कंपनी से जुड़ी हुई ऑटो एंसेलरीज से जुड़ी हुई चीजें हैं। इस तरह के 13 अलग अलग सेक्टर में पीएलआई स्कीम को लाया गया है। जैसे मैं फार्मास्यूटिकल्स की बात करूं, फार्मास्यूटिकल्स अर्थात दवाइयों का जो निर्माण भारत में किया जाता है, उसके लिए जो कच्चा माल लगता है, जो कि बेसिक केमिकल जो लगते हैं, उनको एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है। इन एपीआई प्रोडक्ट्स के लिए भी मोदी जी ने पीएलआई स्कीम भारत देश में लॉन्च किया है, जिसके कारण से इन सब चीजों पर पूरी तरह से निर्भरता चाइना पर थी, वो बहुत तेजी से घट रही है। और आने वाले समय में भारत न केवल अपनी जरूरतों के लिए इन सब चीजों का प्रोडक्शन कर पाएगा, बल्कि दुनिया को निर्यात करने वाले देश के रूप में भी भारत उभरेगा। दोस्तों, मैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने रखना चाहूंगा, कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपके सामने पीएलआई के संदर्भ में रखना चाहूंगा। सबसे पहला आंकड़ा कि इस साल के बजट में 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान इकट्ठा मोदी जी ने पीएलआई स्कीम के अंतर्गत कर दिया है। दूसरा चीज मैं रखना चाहूंगा कि आने वाले 5 सालों में $520 बिलियन का अतिरिक्त प्रोडक्शन अलग अलग सेक्टर को मिलाकर के भारत देश में होने जा रहा है। इन सेक्टर्स में जुड़ा हुआ जो वर्क फोर्स है, साथ जो रोजगार के अवसर हैं, वो आने वाले 5 साल में 2 गुने बढ़ जाएंगे। इसी तरह से आईटी हार्डवेयर के सेक्टर में जो पीएलआई स्कीम लाई गई है, उसमें 3.25 लाख ट्रिलियन रुपीस का अतिरिक्त उत्पादन होने जा रहा है। इसी तरह से टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जो पीएलआई स्कीम लाई गई है, उसमें 2 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट भी होने जा रहा है। इस तरह से अलग अलग सेक्टर में 13 सेक्टर में पीएलआई स्कीम मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई है और भारत को दुनिया के ग्लोबल वैल्यू चेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना करके भारत में प्रोडक्शन को बढ़ाना, भारत से एक्सपोर्ट अर्थात निर्यात को बढ़ाना, भारत में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, भारत में युवाओं के लिए अच्छे जॉब के अवसर पैदा करना, इस तरह का बड़ा एक क्रांतिकारी कदम चल रहा है और आने वाले समय में इसके बड़े विजनरी परिणाम सामने आएंगे। और जैसा मैंने पहले आज जिक्र किया साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट पार्क की, कि उसने किस तरह से विजन के तहत काम किया और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपोर्ट हब के रूप में साउथ कोरिया को 1970-80 के दशक में स्थापित कर दिया। इसी तरह से मैं वियतनाम की बात करूं तो आज वियतनाम को भी देख रहे हैं हम कि दुनिया के ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम में वियतनाम कितनी तेजी से इसका हिस्सा बना है और बहुत तेजी से रेवेन्यू अर्जित करके, टैक्स अर्जित करके, डेवलपिंग एक बड़ा डेवलप्ड कंट्री, बहुत तेजी से ग्रो करने वाले कंट्री के रूप में आगे बढ़ रहा है। मोदी जी की इस तरह के विजनरी प्रयासों से मैं मानता हूं कि आने वाले वर्षों में और दशकों में बहुत बड़े परिवर्तन भारत में मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट में देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में भारत के अर्थव्यवस्था की, भारत के विकास की जो एक सुदृढ़ बुनियाद के रूप में पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम याद किया जाएगा। और जब 10 साल 20 साल बाद भारत के डेवलपमेंट का स्टडी किया जाएगा, भारत के विकास का इतिहास का अध्ययन किया जाएगा, तो इन स्टेप्स को, इन कदमों को एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जाएगा। इस तरह के विजनरी प्रयास मोदी जी कर रहे हैं। किसी को लग सकता है कि वोट बैंक के लिए सीधे जो पैसे मिलने चाहिए, जैसा कि राहुल गांधी जी ने कह दिया था पिछले 2019 के चुनाव के समय कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक घरों को मैं प्रत्येक महीने 6-6 हजार रुपए दूंगा। इस तरह का काम मोदी जी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के बड़े विजनरी काम कर रहे हैं जिसका परिणाम आने वाले दशकों में दिखाई देगा। और इतिहास भविष्य में आगे जाकर जब इतिहास का अध्ययन किया जाएगा तो मोदी जी के इन विजनरी कदमों को निश्चित रूप से याद किया जाएगा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का गहराई से सभी युवा साथियों से, पढ़े लिखे लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग अध्ययन करें और मोदी जी द्वारा देश के भविष्य निर्माण के लिए जो एक महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है उसको आप लोग समझें। यही मैं सबसे आग्रह करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि 21वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र, सबसे शक्तिशाली राष्ट्र, सुपर पावर, ग्लोबल पावर भारत को बनाने में इन सब कदमों की भी बड़ी भूमिका रहेगी। यही बात रखते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अगले सप्ताह, अगले शनिवार
शाम 7 बजे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।